Hello, bachcho. Let's read out the questions. Question says A. Show that at any instant of time during the motion, total mechanical energy of the free falling body remains constant. So graphically the variation of kinetic energy and potential energy during the motion. So यहाँ पर हमें किसी भी इंस्टेंट पर ड्यूरिंग द मोशन टोटल मैकेनिकल एनर्जी किसी भी फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए कांस्टेंट रहेंगी, वो हमें शो करना है। साथ साथ ग्राफिकली वेरिएशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को दर्शाना है। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है अ पंप ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ बिल्डिंग कैन पंप ऑफ वाटर टू फिल द टैंक वॉल्यूम 30 मीटर क्यूब इन 15 मिनट्स if the tank is 40 meter above the ground. How much electric power is consumed by the pump? The efficiency of pump is 30%. So एक पंप है ग्राउंड फ्लोर जिसका यूज हम एक टैंक को फिल करने के लिए कर रहे हैं, जिसका वॉल्यूम 30 मीटर क्यूब में है और वो 15 मिनट्स में फिल हो जाता है। अब यदि टैंक 30 मीटर अबो रखा गया है ग्राउंड से, तो हम बताना है कि कितना इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम्ड होगा बाय द पंप while given efficiency is 30%. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ दैट let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम टोटल एनर्जी इस कंसेप्ट का यूज करेंगे। सो बेसिकली वी रिमेंबर दैट टोटल एनर्जी को ही हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, which is nothing but equals to the combination of kinetic energy plus the potential energy, जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 mv का स्क्वायर होता है और पोटेंशियल एनर्जी को हम सिंपल फॉर्म में मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट लिखते हैं। तो यहाँ पर m मास होगा और v वेलोसिटी। तो चूंकि हमें एक फ्री फॉल केस कंसिडर करना है, सो लेट्स सपोज कि फिक्स सरफेस से हाइट h पर एक बॉडी फ्री फॉल कर रही है हैविंग अ मास ऑफ m, और यहाँ पर हम इस हाईएस्ट पॉइंट को a मानेंगे और इस पॉइंट को b मानेंगे और b से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल h के बराबर है। सो और इस पॉइंट को हम मान लेंगे o के बराबर। अब चूंकि फ्री फॉल का केस है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो इस कंडीशन में एट पॉइंट a the kinetic energy will be equals to 1/2 mv square, where v is the initial velocity of the body. बट चूंकि इसको फ्री फॉल केस में छोड़ा गया है यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, सो ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। उसी तरीके से ए पॉइंट पर यदि मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, सो इट विल बी इक्वल्स टू mg into h. सो द टोटल एनर्जी और टोटल मैकेनिकल एनर्जी E would be equals to ke plus में pe. This will be equals to 0 plus mgs is going to be equals to mgh. इसे हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरीके से बी पॉइंट के लिए यदि हम कैलकुलेशंस बताएं, सो एट बी पॉइंट the total energy of the body at the B point. For that, we need to apply the third equation of motion. V square minus U square is equals to twice of AS. So initial velocity तो 0 है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और टोटल डिस्टेंस जो कवर कर रहा है S, वो क्या हो जाएगा h माइनस ऑफ h की। तो इसके लिए यदि हम फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करें, दैट इज v स्क्वायर माइनस में u तो 0 हो गया, उसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 times of g into s, कितना हो जाएगा h minus of h. So we'll get that v square is equals to 2g h minus of h. So इसका यूज करते हुए at point B kinetic energy would be equals to 1/2 mv का स्क्वायर, यानी कि 1/2 m times of 2g h minus of h हो जाएगी। उसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी at point B, this will be equals to same रहेगा, but only the change is that height यहाँ पर अब small h हो जाएगी।
सो जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी एट पॉइंट पी, दिस विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि एम जी। अच्छा यहाँ पर देखिए ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो इट विल कम्स अबाउट एम जी एच माइनस ऑफ एच। सो ये हो जाएगा एम जी एच माइनस ऑफ एच प्लस में एम जी एच। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं, सो हो जाएंगे एम जी कैपिटल एच माइनस में एम जी स्मॉल एस प्लस में एम जी एच। से ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। सो बी पॉइंट पर हमारे पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या आ गई, एम जी एच के इक्वल। इसे आप मान लीजिए इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 को देखिए और इक्वेशन 2 को देखिए, दोनों को कंपेयर करने पर हमें पता चलता है कि हम मान लेंगे कि भाई ये ए है। सो वी वुड से दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 EA is equals to EB। सो इस कंडीशन से हमें पता चलता है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट। सो देखिए ये हमने शो दैट करके दिखा दिया। अब इसको यदि हम ग्राफिकली दिखाना चाहें, चलिए हम बी पार्ट को यहाँ पर जस्टिफाई करते हैं। सो ग्राफिकली हम इस तरीके से बता सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ये वेलोसिटी के स्क्वायर का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में है, और वहीं पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हाइट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। तो चूंकि वेलोसिटी का स्क्वायर में है तो काइनेटिक एनर्जी के लिए ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, और वहीं पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसके लिए ग्राफ इस तरीके से हो जाएंगे। सो वी वुड से दैट फॉर काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी versus h, the graph would be like this. So this is for the kinetic energy directly proportional to v square and potential energy directly proportional to h. Now let's have a look to the part of this question. So यदि हम मान लेते हैं कि let m be the mass of water tank and v is the volume. So mass के लिए फॉर्मूला हो जाएगा density into volume. So according to the question, यदि हम values को substitute करें, so the required mass m would be equals to density of water is 10 to the power 3 kg per meter क्यूब होता है, मल्टीप्लाई वॉल्यूम हमें गिवन है 30 मीटर क्यूब। so यहाँ से हमारे पास मास कितना आ जाएगा 30 इंटू 10 टू द पावर 3 kg के बराबर। नाउ वी डू लेट द w विद द वेट, w is work done and h is the height। so जो वर्क डन होगा वो बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। सो इनिशियली वो ग्राउंड फ्लोर पर था, सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 जाएंगे, जब हार्ट पर जाएगा तो वो mgh हो जाएगा। सो mgh माइनस 0 विल बी mgh। सो ये हमें वर्क डन मिल जाएगा। अब जो अब एक्सप्रेशन है इज द वर्क अगेंस्ट द पोटेंशियल एनर्जी बाय द पंप होगा। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज दैट इज m is 30 into 10 to the power 3 multiplied by g 9.8 meter per second square multiplied by h is given to us 40. So work done by the pump will be comes out 11760 kilojoules. Now we do let P naught is equals to output power. So पावर के फॉर्मूले से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है वर्क डन इनटू टाइम। सो वर्क डन हुआ है mgh मल्टीप्लाई बाय टाइम हो जाएगा। अब वर्क डन को हमने कैलकुलेट किया था 11760 मल्टीप्लाई बाय द टाइम करना होगा। सो टाइम के लिए हमें क्या दिया था यहाँ पर देखिए द एफिशिएंसी इज 30%। अच्छा ये जो है 11760 ये किलो जूल्स में था, दिस वे वेयर गॉट इन किलो जूल्स। तो किलो का क्या हो जाएगा 10 to the power 3 मल्टीप्लाई बाय। सो चूंकि हमें एफिशिएंसी 30% गिवन है, सो 30% मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम, इतना हमें क्या करना है फिल करना है। सो 30 इंटू 30
दिस विल बी कम्स आउट इक्वल्स टू 900. तो इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे कि रिक्वायर्ड टाइम विल बी 900 ही है. तो यहाँ से हमें आउटपुट पावर मिल जाएगा 13.066 किलोवाट. नाउ चूंकि एफिशिएंसी आउटपुट बाय इनपुट पावर होता है, सो एफिशिएंसी 30% गिवन था. 30 डिवाइडेड बाय 100, दिस विल बी इक्वल्स टू 13.066 डिवाइडेड बाय पी आई हो जाएंगे. सो यहाँ से हमें इनिशियल पावर निकल के आ जाएंगे 43.6 किलोवाट की. So the power required by the pump to consume will be 43.6. Answer to B part of this question. So यहाँ पे देखिए ये जो टाइम टी है वो हमने कैसे निकाला. बेसिकली वो एफिशिएंसी का यूज करके नहीं निकाला है. हमें ऑलरेडी गिवन था कि 15 मिनट्स लग रहा है उसको भरने के लिए. सो टाइम को यदि मैं सेकंड में कन्वर्ट कर दूं, सो उसके लिए मुझे 60 से मल्टीप्लाई करना होगा. सो टी विल बी इक्वल्स टू 15 6 90. तो ये कितना आ गया 906. ठीक है. सो टाइम को हमने इस तरीके से यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया है. सो डोंट बी कंफ्यूज. ये बेसिकली हमें यहाँ पर गिवन था कि 30 मीटर क्यूब वॉल्यूम को भरने के लिए 15 मिनट लग रहा है. सो इसीलिए यहाँ से हमने टाइम को. सो दिस विल बी द कंप्लीट सोल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टैंड. विल बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.